Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about vaccine. आज हम इस वीडियो लेक्चर में वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, टीकाकरण के बारे में। हम जो है टीकाकरण के बारे में पहले से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि वैक्सीनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर बच्चा जन्म लेता है तब से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाता है। अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स होते हैं ताकि अलग अलग प्रकार की बीमारियों से क्या किया जाए, उन्हें बचाया जा सके। उसके बाद बात करें, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। देखिए एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी जो है एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी बनाती है। तो कब बनाएगी, जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब मतलब बीमारी पैदा करने वाला कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी ये केमिकल को बनाती है, एंटीबॉडी को बनाती है ताकि उस पर्टिकुलर माइक्रोब के साथ क्या कर सके, फाइट कर सके। उसके बाद द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। इसके साथ हमारी बॉडी को ये पता चल चुका होता है, अगर पहले वाला ही माइक्रोब एंटर किया था, अगर सेम माइक्रोब फिर से जो है दोबारा बॉडी में एंटर कर गया है तो हमारे बॉडी को पता होता है कि अब इसके साथ ये जो पर्टिकुलर माइक्रोब है इसके साथ कैसे फाइट करना है। समझ में आ रहा है? जैसे आप एक तरीके से ऐसे समझ लो ना, कोई मान लो कि कोई डेंजरस सा व्यक्ति है, ठीक है, और आपके घर में एंटर कर गया तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए जो है आप खुद को जो है आप प्रोटेक्शन के लिए क्या कीजिएगा, आप जो है कुछ हथियार उथियार लोगे ताकि उससे क्या किया जाए, खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई डेंजरस व्यक्ति जो है आपके घर में आया और आराम से आप बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जो व्यक्ति पहले आया है डेंजरस वो फिर से आ गया तो अब आपको पता है ना कि वो किस टाइप का है और हमें जो है उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले आया था और दोबारा आ जाता है ना तो हमारे बॉडी को पता चल चुका होता है कि अब जो है हमें इसके साथ किस तरीके से फाइट करनी है। आई होप क्लियर हो गया। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। इसीलिए अगर कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब्स हमारे हेल्दी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट करती है। और क्या करती है और कैसे फाइट करेगी, तो सुटेबल अमाउंट में जो एंटीबॉडीज़ है उनको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ फाइट करते हैं और उनको मारते हैं। उसके बाद है द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। और एंटीबॉडीज बनेगा और हमें क्या करेगा, उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से बचाएगा। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरीके से यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो है टीकाकरण जो है एक मेथड वन, एक तरीका है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, खुद को बीमारी से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे डिजीजेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। मतलब बात करें कि बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कोलरा जिसको हैजा भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इनको भी हम वैक्सीनेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर टीकाकरण नहीं होता है तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाता। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि वो अगर आपसे किसी ने पूछा कि किन्होंने जो है डिस्कवरी की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की, तो आप क्या बताइएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और कब की थी, तो 1798 में। अगर आज के टाइम में बात करें तो आप जो है हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, टीवी है, न्यूज़पेपर है, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट जो है दिखाई देते होंगे वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर मोस्ट कॉमन बात करें तो पोलियो। पोलियो के बारे में जो है आपको पता है कि पोलियो भी क्या है, एक टाइप का वैक्सीन ही है ना। पोलियो क्या है, एक तरीके का वैक्सीन है। देखिए वैक्सीन तो एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में भी हम लगवा सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है वैक्सीन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ हम इंजेक्शन ही लगवाएं। पोलियो भी क्या है, एक तरीके का वैक्सीन ही है। और आपको पता है कि पोलियो कितना ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, हर एक बच्चे के लिए क्या होता है, पोलियो जो है ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नाम भी मेंशन किया हुआ है, पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बच्चों को जो है पोलियो पिलाया जाता है। आप देखे होंगे कि घर घर पे जो है कुछ लोग आती हैं, लेडी आएंगी और फिर क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जो है पोलियो पिलाएंगे, क्योंकि पोलियो भी एक टाइप का वैक्सीन है जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए क्या देता है, एक तरीके से क्षमता है उसके पास। मान लो कि पोलियो पिला रहे हो आप तो उनको एक तरीके से इम्यूनिटी मिल रही है ना, कि उन डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से। ठीक है, तो कैंपेन भी जैसे कि अगर बात करो कि स्मॉल पॉक्स के हैं तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए क्या है, बहुत वाइड रेंज पे जो है ना कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली क्या किया जाए, उसको इरेडिकेट किया जाए। इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना। आई होप क्लियर हो रहा है आपको।
उसके बाद है दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। अगर आज की हम बात करें तो आजकल जो है वैक्सीन को जो है बहुत बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है, और किन के थ्रू बनाया जा रहा है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे नहीं होते हैं। आप देख सकते हो वैक्सीन को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना मेजर रोल है। ठीक है, तो वैक्सीन बनाएंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का और जो अदर एनिमल्स हैं उनके लाइफ को हम सेव करेंगे अनेक प्रकार की बीमारियों से। आई होप क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, किस तरीके से हम जो मिट्टी की उर्वरकता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, सॉइल में फिक्स करें, ताकि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी क्रॉप्स है, उन नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, वो कंज्यूम कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जैसे प्लांट नेचुरली अगर बात करें, मतलब डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेता है फूड बनाने के लिए, उसी तरीके से अगर हम समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन का भी करता होगा, तो ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन को उसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या करते हैं, ये जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करेंगे, देन क्रॉप्स उसका कंजम्पशन करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, पहले उसको यूजुअल फॉर्म में लाना होता है, तभी क्या करेंगे, वो क्रॉप्स उस नाइट्रोजन का जो है ना यूज करेंगे। ठीक है, तो यही जो माइक्रोब क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल में, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो इमेजेस दी गई हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो उसको जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग अ मैन्योर। जैसे कि स्कूल के जो गार्डनर हैं वो क्या कर रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई हाउस एंड गार्डन। और ये जो बूझो पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जो वेजिटेबल्स हैं या प्लांट्स हैं और फ्रूट्स, उसके जो वेस्टेज है ना उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे पुट देम इन ए पिट मीन्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और वो क्या कर रहे हैं, गड्ढे के अंदर वो सारे वेस्टेज को जो इन्होंने कलेक्ट किया है ना उसको डाल दे रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और कुछ टाइम के बाद ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। तो बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है बाबू, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है ना, वो जो भी वेस्ट मटेरियल जो इन्होंने कलेक्ट किया है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो भी वेस्ट है जिसको कि उन्होंने गड्ढे में डाला है, उसमें भी उसको खाद बनाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, उसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उसको डिकम्पोजिशन कराने में क्या कर रहे हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना अच्छा रोल है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप जो है करके देख सकते हो, तो इसको जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा करने के लिए। तो इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्लांट वेस्ट है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे मैन्योर में, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, तो इसमें भी माइक्रोब्स का ही रोल है। माइक्रोब्स ही क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसका डिकम्पोजिशन करने में, तभी ना वो मैन्योर बन रहा है। और मैन्योर तो हमें पता है हमारे क्रॉप्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज बाई प्लांट्स अगेन। उसके बाद है डिड यू, अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट मैं आपको शो करती हूँ। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड सम टाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत लार्ज अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर किस चीज़ के फॉर्म में हो सकता है, डेड प्लांट्स के फॉर्म में हो सकता है। कई बार आप देख सकते हो कुछ डेड एनिमल्स भी है। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि ये जो डेड प्लांट है या जो डेड एनिमल से कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये डिसअपियर हो जाते हैं, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे कि ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स के या फिर एनिमल्स को, उनको वो डिकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं।
आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो डिकम्पोजिशन के बाद जो सब्सटेंस बना है उसको अदर प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, फिर से उसका यूज कर लेते हैं, इसीलिए क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning up the environment। इसीलिए क्या होता है कि इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है और जो भी स्मेली सब्सटेंस है जिससे कि काफ़ी बदबू आती है, उसको ये क्या करते हैं, कंप्लीटली जो है उसका मान लो कि यूज कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं और इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को वो क्लीन कर रहे हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अभी तक हमने कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब थोड़े से हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें बीमारी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीव, वो जो है हानिकारक होते हैं बहुत सारे। अगर मायनों में बात करें तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे अगर बात करें कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो ह्यूमन बींग्स मतलब हम सब में, जो हम मानव हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनमें भी क्या करते हैं, बीमारी करते हैं। ना सिर्फ हम बात करें ह्यूमन बींग्स, जबकि पौधों में और जानवरों में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमारियां होती हैं। उसके बाद है सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो यही जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बीमारी करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, हमारे कपड़े को खराब कर देते हैं, या फिर जो लेदर की चीज़ें हैं उसको भी खराब कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें के बारे में बताई गई हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में क्या कर रहे हैं, बीमारियां कर रहे हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेन होते हैं वो हमारे बॉडी में किस चीज़ के थ्रू प्रवेश करेंगे, तो हवा के द्वारा। मोस्ट कॉमन मीडियम अगर बात की तो क्या कहा जाए, हवा, क्योंकि हमें पता है हवा में सिर्फ जो है अगर बात करें गैसेस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे तो अगर डस्ट भी है और अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी तो है ना, इसके साथ क्या है, बहुत सारे पैथोजेन है। तो अब जब सांस लोगे तो फिर क्या होगा, आपके नाक को थोड़ी पता है कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेना है, वो तो उन पैथोजन को भी इनहेल करेगा, राइट। उसके बाद हम बात करें कि द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी एट। तो बीमारी की बात करें, पैथोजेन हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, तो वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर जो भोजन हम खाते हैं उसके द्वारा ही फैलता है। अगर मैं बात करूं कि सिंपल सा, कि आप देखते होंगे कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फूड स्टॉल लगे रहते हैं जो कि कवर्ड नहीं होता है, और हमें पता होता है कि ये अनहेल्दी है, इसमें मक्खी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आके उस पर बैठी हुई है, कितना सारा धूल उस पर पड़ा हुआ है, फिर भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हम वो गलती करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन सारी चीज़ों को जो है ना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम उन सारी चीज़ों को कंजम्पशन करते हैं ये जानते हुए भी कि इनसे बीमारी होगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो और हमें बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। अगर हम बात करें तो ऐसी बीमारियां जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी फैलती हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है, तो वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू जो एनिमल है वो भी इन्फेक्ट होंगे, ह्यूमन बींग है वो भी इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम बात करें जो माइक्रोबियल डिजीजेज होते हैं जो कि किस चीज़ के थ्रू स्प्रेड होते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, हम किस माइक्रोबियल डिजीज की बात कर रहे हैं, जो स्प्रेड होगा इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब इन्फेक्टेड का मतलब जिसको कि वो बीमारी हुई है, संक्रामक व्यक्ति है, उससे हेल्दी पर्सन को हो रहा है, किस चीज़ के थ्रू, तो एयर, वाटर, फूड। कोई मीडियम पूछेगा तो बता सकते हैं ना, या फिर फिजिकल कांटेक्ट मान लो कि टच करने से भी, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। आई होप समझ में आया। मान लो कि किसी ने किसी को खांसी आ गया, ठीक है, और उसने क्या किया, अपने हैंड का यूज किया और माउथ के पास लेकर गया, तो फिर क्या होगा, उसके हैंड में तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया ना, और मान लो कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके हैंड में आया, किसी से वो हाथ मिला रहा है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के टच में जाने से भी तो फैलेगा। इसके साथ मान लो वो कुछ खा रहा है या फिर अपने हाथों से किसी को कुछ खिला दे रहा है, तो भी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाएगा कि नहीं।
उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया है ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस के, जैसे कि कोलरा जो है, या फिर जो कॉमन कोल्ड मैं बता रही हूँ ना, जो जुकाम हो जाता है वो, इसके साथ चिकन पॉक्स है या ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। एक जो व्यक्ति जो कि किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, कॉमन कोल्ड से, मान लो उसको जुकाम हुआ है और वो छींक रहा है, ठीक है, तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो, और जो मॉइस्चर है, ठीक है, फाइन ड्रॉपलेट बात की जाए, वो तो अगर छींकेगा तो वो कहाँ जाएंगे, एयर में ही जाएंगे ना, और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको इनहेल कर लेगा, और वो फाइन ड्रॉपलेट में मान लो की बात करें बहुत सारे वायरसेस होंगे, ठीक है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने वो छींक रहा है वो इनहेल कर लिया उस वायरस को, तो फिर क्या होगा, उसके बॉडी में जाएगा और उसको भी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। तो जो ये वायरस है कब एंटर कर जाएगा हेल्थी पर्सन के बॉडी में, जब वो ब्रीदिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हमें मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो है हम कैसे, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से जो है ना इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से मतलब कि स्प्रेड होने से, मतलब फैलने से इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ना भाई। अगर मान लो आपको खांसी आ रहा है, छींक आ रहा है, तो हम हैंकी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंड को सैनिटाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। खाने से पहले अगर आप कुछ खाने जा रहे हो तो हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करो। We should keep a handkerchief on a nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. तो हम, मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए तो हम क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे तो हमें इस टाइप का जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होगा। तो अगर खांसी छींक आ रहा है तो हम हैंडकरचीफ यूज करेंगे, नोज़ माउथ के पास रखेंगे स्नीजिंग के दौरान। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेहतर कि हम उस इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बना के रहें। अब देखिए यहाँ पे देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। अगर मक्खी की बात करें, ये एक जो है एक ऐसा ही कैरियर है जो कि क्या करता है, बीमारियों को फैलाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कि एक तरीके से क्या है, जहाँ जहाँ जाएगा मक्खी, मान लो किसी गंदगी पे बैठा, फिर जाके फूड आइटम पे बैठा, तो क्या कर रहा है वो वहाँ पे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, फिर हम उसको खा लिए तो फिर बीमार पड़ेंगे। वही बात बता रहा है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा pathogen stick to their body. When this fly sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. वही जो मैंने आपको अभी बताया कि पैथोजन क्या होगा, मान लो कि जो ये जो मक्खी है वो गार्बेज पे बैठेगा, कचड़े जो है उस पे बैठेगा, या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो वेस्ट है उस पर बैठेगा, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैथोजन उसके बॉडी में चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो फिर क्या होगा, चिपकेंगे, और ये जब फूड आइटम पे बैठेगा, कोई भी अनकवर्ड फूड आइटम है उस पर बैठेगा, तो फिर जब हेल्थी पर्सन उस फूड आइटम को खाएगा तो इन्फेक्टेड होगा भाई, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। whoever eat the contaminated food is likely to get sick। तो वही है भाई, खाओगे तो कंटेमिनेटेड फूड, दूषित भोजन को, तो फिर क्या होगा, बीमार पड़ोगे। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा सलाह दिया जाता है कि भोजन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपको अगर खाना है तो आप घर का खाओ, हेल्दी खाओ, घर में भी फूड को कवर करके रखिए, और बाहर का अनहेल्दी खाना को नहीं खाना है। अगर स्ट्रीट फूड की बात करें, जो फूड एकदम अनकवर्ड है, उस पर कवर नहीं है, तो हम क्यों खाएं भाई, है ना। हम समझदार हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। उसके बाद है अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। मतलब वही जो फूड आइटम है जिसको कवर नहीं किया गया उसको जो अवॉइड करना है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। एक और यहाँ पर कैरियर के बारे में बताया गया है जो है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, जो कि किस चीज़ के पैरासाइट को कैरी करती है, तो मलेरिया के, ठीक है। एंड बात करें फीमेल एडिस मस्कीटो जो है वो कैरियर होते हैं डेंगू के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि मलेरिया का कैरियर कौन है, तो क्या बताइएगा, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, एंड डेंगू का कौन है, तो फीमेल एडिस मस्कीटो। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो जो है अब बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम आगे और पढ़ेंगे। तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसमें कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ आप जो है क्वेश्चन अराइज कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।